सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सफल 4 वर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं रेलवे बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने आज 4 साल पूरे कर लिए। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में लॉन्च किया था और अब इसमें 58 मंत्रालयों या विभागों और सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत कर दिया गया है। इस योजना के महत्व पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं रेलवे बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। जया जी, आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और इससे पहले कि हम इस चर्चा को शुरू करें, आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2021 में इस कार्यक्रम के लॉन्च पर क्या कहा था। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हों, इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। जय जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है क्या? और खासकर मैं ये उन श्रोताओं के लिए पूछ रही हूँ जिन्हें इस योजना के बारे में शायद जानकारी नहीं है। ये ऐसी योजना है जिसमें कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, वो सब एक साथ मिलकर प्लानिंग को अपने एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से, एक होलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ाती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि रेलवे है या रोडवेज है या हाईवेज हैं, वाटरवेज हैं, पावर है, ये जितने भी सेक्टर हैं या माइनिंग है, ये जितने भी सेक्टर हैं, ये सब अपनी प्लानिंग को एक साथ समन्वय देते हैं और वो साथ में इंटीग्रेटेड तरीके से इसको प्लान करते हैं। तो पीएम गति शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये सारे के सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कि आगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं और जिसमें पैसा लग रहा है, वो एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे एक जगह मिलकर काम करते हैं, जिससे कुछ भी एक्स्ट्रा डुप्लीकेट काम नहीं हो रहा हो, सबका एक हित में कार्य हो रहा हो और एक डायरेक्शन में आगे देश को बढ़ाने के लिए काम हो रहा हो। जैसे कि मैंने भी कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि इस योजना में अब लगभग 60 सरकारी मंत्रालय और विभागों और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल कर लिया गया है। आप इस समन्वय को कैसे देखती हैं? क्योंकि इससे पहले विभिन्न मंत्रालय, विभाग और राज्य अक्सर अलग अलग काम करते थे और उससे योजना कार्यान्वयन के समन्वय की कमी के कारण परियोजनाओं में देर होती थी और ये बात प्रधानमंत्री ने भी एक बार कही थी। चलिए सुनते हैं। एक सड़क बजट खर्च हो रहा है, काम खत्म नहीं हो रहा है। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है। और इसलिए होता है कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ न तो संवाद होता है और न ही जानकारियों का कोई तालमेल। सब अपनी अपनी दुनिया बनाकर उसमें बैठे हुए हैं। हर एक के पास रिपोर्ट कार्ड है कि मैंने इतनी सड़क बना दी, कोई कहे कि मैंने इतने तार डाल दिए, कोई कहे मैंने इतनी पाइप डाल दी, लेकिन परिणाम वर्क इन प्रोग्रेस। इन साइलोज को तोड़ने के लिए अब हमने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। जय जी, जैसे भी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने कहा ना तो विभागों के बीच में संवाद होता है और ना कोई तालमेल, हम हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस रहता है। तो इन साइलोस को तोड़ने के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा, ये गति शक्ति जो कार्यक्रम है ये कितना महत्वपूर्ण रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप इसी बात को आगे बढ़ाएं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके कि जैसे मान लीजिए एक रेल लाइन बन रही है किसी एक जगह से दूसरी जगह और वो जो जमीन है उस पर अलाइनमेंट हमने प्लान कर लिया रेलवे का। पता चला कि जब हम काम करने पहुंचे तो वही जमीन जो है उसके ऊपर हाईवे ने भी अपना
प्लान बना लिया और उस पे वो रोड बनाने लगे, और इसी पर फिर वो बात आके रुक जाती है जब काम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आता है, जब पैसे खर्च हो रहे होते हैं, टेंडर हो गए होते हैं, और फिर वो बहुत बड़ी बाधा बन जाता है काम के पूरे होने में। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसी तरीके से हर जगह कुछ न कुछ आपस में पता ही नहीं है कि दूसरा विभाग क्या प्लान कर रहा है उस जगह के लिए। तो अगर आप साथ में मिलकर प्लान करेंगे तो इस तरह के झगड़े या इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी, बल्कि अब इस तरह की सिचुएशन होती है जब साथ प्लान करते हैं कि हम अगर रेल के लिए यहाँ पर अलाइनमेंट बना रहे हैं तो हम इतनी जमीन एक साथ एक्वायर कर लें कि उसमें हाईवे भी बन सकता है साथ साथ, या हाईवे बना रहे हैं तो उसमें बीच में ट्रैक के लिए जगह छोड़ दे। तो ये इस तरीके की प्लानिंग स्टेज से ही अगर आप कोऑर्डिनेटेड तरीके से प्लान करेंगे तो ऑब्वियसली प्लान भी स्मूथ होगा और इम्प्लीमेंटेशन में भी कोई बाधा नहीं आएगी। आपने जो भी बात कही उसमें डेटा बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह की प्लानिंग के लिए, इस तरह की योजना बनाने के लिए डेटा और सही डेटा होना बहुत जरूरी है। तो इसमें गतिशक्ति कार्यक्रम में ये कैसे किया जाता है? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इस तरीके का डिजिटल एम्बिशियस प्लेटफॉर्म कहीं भी किसी और जगह इस स्केल पे नहीं है, और यहाँ पे करीब 1700 डिजिटल लेयर्स हैं अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो कि एक जगह को मैप करती हैं। मान लीजिए कि एक एरिया है, उसकी टोपोलॉजी क्या है, वहां पर किस प्रकार का, अगर वहां पे कोई जंगल है तो वो कैसा जंगल है, वहां कैसी नदियां हैं, वहां पे वो तार के ग्रिड किधर से जा रहे हैं, वहां की रोड्स कैसी जा रही है, यहाँ तक कि वहां की विलेज रोड कहाँ है और वो कैसे निकल रही है, वो भी कहाँ पे कौन सा गांव है, उसमें कितनी पॉपुलेशन है, और बड़ा शहर कहाँ है, कहाँ पे बीच रास्ते में कुछ अवरोध आ सकता है, और किस तरह की जियोलॉजी है, वो पथरीला इलाका है कि सॉफ्ट इलाका है, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन करने में किस तरह की आवश्यकता होगी। इस तरह की लेयर्स 1700 से अधिक लेयर्स हैं। तो जब आप प्लान करने बैठते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा करने में ही 1 साल लग जाता है पता करने के लिए कि यहाँ पे क्या है। वो आपको आज एकदम आराम से डिजिटल तरीके से मिल जाती हैं। उसके बाद जब आप फिजिकल सर्वे करने जाते हैं तो ये काम जो है आपका आधे से कम समय में पूरा हो जाता है। इसलिए ये प्लानिंग एक तो बहुत डिटेल हो जाती है और प्लानिंग में समय की बहुत बचत होती है। इस वर्ष की शुरुआत में आए एक सरकारी अध्ययन के मुताबिक भारत की रसद लागत यानी कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 2023-24 के लिए जीडीपी के 7.8 से 8.9% के बीच से भी कम हो गई है, जबकि ये अनुमानित 13 से 14% हुआ करती थी पहले। तो इस आंकड़े के सिंगल डिजिट्स में होने का क्या महत्व है और पीएम गतिशक्ति ने इसमें कैसे योगदान दिया है? किसी भी देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, घटना चाहिए, वो कम होना चाहिए। लागत किसी भी सामान को कहीं भी कहीं ले जाने में अगर आपकी लागत कम रहेगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमी को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि आपको जहां पे कोई भी चीज बन रही है वहां से उसके कंजम्पशन पॉइंट तक पहुंचाना ही है, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। और लॉजिस्टिक अगर वो बहुत महंगा होगा तो वो इकोनॉमी के लिए भारी पड़ता है। वो कॉस्ट कम हुई है। एक स्टडी अभी जो हुई है हाल में, उसने ये दिखाया है कि ये करीब 8 से 9% जीडीपी का हो गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। डेवलप्ड इकोनॉमी में इस तरीके की वैल्यू होती है लॉजिस्टिक कॉस्ट की। और ये सारा कुछ श्रेय हमें देना चाहिए इस तरह की इंटीग्रेटेड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की स्पीड को, कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की को बनाने की स्पीड को इतना आगे गति दे चुके हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह का देश की आवश्यकता है उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं। और लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है रेलवे का, कि जब आप रेलवे से सामान ले जाते हैं, माल ढुलाई करते हैं, तो उसका कॉस्ट बहुत कम होता है रोड के मुकाबले। तो आप जितना सामान आप रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू पहुंचा सकेंगे, जितना आप समय कम लगाएंगे, उतना ही आपकी कॉस्ट घटती चली जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की वजह से इस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आई है। क्योंकि आप रेलवे की बात कर रही हैं तो ये भी सच है कि रेलवे जो है वो प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना का एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा भी आपने कहा कि रेलवे इस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने में बहुत अहम है, उसने बहुत बड़ी भूमिका उसकी, पर इसके अलावा भी भारत की जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये रेलवे इस गतिशक्ति कार्यक्रम के जरिए कैसे योगदान कर रहा है? हम सब जानते हैं कि जो पोल्यूशन होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, उसका 90% ट्रांसपोर्ट में रोड सेक्टर से आता है। और रेलवे, जहां तक एनवायरनमेंट का सवाल है, पोल्यूशन का सवाल है, तो रेल से जो ट्रांसपोर्ट आप करते हैं वो
1/10 है रोड सेक्टर का। तो आप जितना माल ज्यादा से ज्यादा रेलवे से ले जाएंगे उतना ही आप पोल्यूशन को बचा पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस कर सकेंगे। तो इसलिए एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है भारत की सरकार की कि हम मॉडल शिफ्ट करें कि हम जितना भी अपना माल ढोते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा हम रेल के थ्रू ले जाएं, जिससे कि इस तरीके के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो और हमारा जो लक्ष्य है नेट जीरो का फाइनली उसको हम अचीव कर सकें। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति योजना के तहत 4 राज्यों में 18 जिलों में 24,500 करोड़ रुपए से अधिक की 4 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। और श्रोताओं, मैं यहाँ आपको ये भी बता दूं कि ये राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। जय जी, ऐसी परियोजनाएं उन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने में क्या भूमिका निभा सकती हैं जहां ये क्रियान्वित हो रही हैं? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अगर होता है तो उसका 1 रुपया जो है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है 10 रुपए में। तो अगर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट इस प्रकार का कर रहे हैं उसका 10 गुना लाभ उस एरिया को मिलेगा इकोनॉमिक टर्म्स में, चाहे वो वहां के लोकल लोगों के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो या वहां पे अगर ट्रांसपोर्ट आ गया तो वो बाहर जाके भी उनको जो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज खुल जाते हैं उसका भी असर आता है। तो ये पूरा एक जो इकोसिस्टम है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से। अगर हम 4 परियोजनाओं की बात करें जो कि अभी हाल में ही सैंक्शन हुई हैं, तो उसका असर वहां की लोकल इकोनॉमी के ऊपर तो बहुत पड़ेगा ही, साथ में देश के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि ये एक ऐसे नेटवर्क के ऊपर है जहां पे 70 से 80% ट्रैफिक जो है वहां से गुजरता है। भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, समर्पित माल ढुलाई गलियारे, अंतर्देशीय जलमार्ग और एकीकृत चेक पोस्ट सहित अन्य सरकारी पहलों के साथ पीएम गति शक्ति वर्ष 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत बनने के भारत सरकार के लक्ष्य को किस तरह पंख दे रही है? किसी भी देश के विकास के लिए उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी बैकबोन है, उसी के ऊपर सारी इकोनॉमी चलती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम सफिशिएंट इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जैसे दे रहे हैं उसमें उतना पैसा लगा रहे हैं जितनी की आवश्यकता है और उसको गति दे रहे हैं, ये इंश्योर करके कि हमारी प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन के बीच का जो समय है वो एकदम स्क्वीज हो जाए और एकदम मिनिमम पे आ जाए, तो हम एकदम 100% अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों को हासिल करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आप देखती हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे देखने से समझ में नहीं आता है, इसमें लगता है कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना रहे हैं, इसमें हमारे आत्मनिर्भरता कहाँ से आई? इसमें आत्मनिर्भरता ऐसे आई कि मेरा जितनी भी सीमेंट की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, मैन पावर चाहिए, टेक्निक चाहिए, डिजाइनर्स चाहिए, आर्किटेक्ट्स चाहिए, हर तरह के कंस्ट्रक्शन एजेंसीज चाहिए, ये सारी की सारी स्केल की वजह से भारत में आज बन रही हैं, बढ़ रही हैं। हमारे पास आज की तारीख में ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज बन गई हैं जो कि देश ही नहीं विदेश के भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर सकती है। हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हमने डेवलप कर ली हैं कंस्ट्रक्शन की जिसको कि बाकी इंटरनेशनल फोरा में हमें इंपॉर्टेंस मिलती है। हमारा हिमालयन टनलिंग मेथड जो आ गया है वो हिमालय जैसे टेरेन में टनलिंग कैसे की जाए उसमें हमारी एक्सपर्टीज दिखाता है। तो देश जो है वो हर तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, वो चाहे हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो किसी भी चीज को बनाने के लिए, या हमारी कंस्ट्रक्शन एबिलिटी हो, हमारी टेक्निक हो, हमारी डिजाइनर्स हो, हर जगह हम आत्मनिर्भर और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पीएम गति शक्ति के फायदों की हमने बात करी, उसके महत्व की हमने बात करी, पर आगे चलकर क्योंकि ये बहुत एक अहम इनिशिएटिव है भारत सरकार का और ये जारी रहेगा, किस तरह की चुनौतियां आप देखती हैं और उन चुनौतियों को कैसे हम उनसे निपट सकते हैं? ये चुनौतियां हैं क्योंकि अभी भी 100% इंटीग्रेशन नहीं हुआ है जितने की आवश्यकता है, जितनी तरह की डेटा की आवश्यकता है उसकी प्योरिटी, डेटा की प्योरिटी भी अभी बहुत आवश्यक है। वो सारी चीजें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, इम्प्रूव होती जा रही हैं दिन पर दिन, पर वो ही सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम इंश्योर करें कि जो डेटा है एकदम सही हो, एक्यूरेट हो और समय पर उसका अपडेशन हो। अगर उसमें कुछ बदलाव हो रहा है तो वो बदलाव यहाँ पे डेटा में भी रिफ्लेक्ट हो, जो फिजिकल रियलिटी में चेंज आ रहा है वो डेटा में भी रिफ्लेक्ट हो, तभी इसका फल मिलेगा। जय जी, हमारे स्टूडियो में आने और हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सफल 4 वर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी रेलवे बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
सुर्खियों में।